मान लो मेरे पास एक घर है और उस घर में दो लोग रेंट पे रहने के लिए आए हैं। और एक एक को मैं बोलता हूँ 10,000 पर महीना लगेगा और एक को मैं बोलता हूँ तुम्हें 5,000 ही सिर्फ देना होगा। तो इसमें तो मेरा मनमानी हो गया कि मैं एक को 10,000 में रेंट में दे रहा हूँ और एक को 5,000 में दे रहा हूँ, क्योंकि 5,000 में जिसको दे रहा हूँ वो मेरा पहचान का है। तो ये तो मनमानी हो गया ना। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्ट बनाया गया है जिसे बोलते हैं द असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि सिर्फ असम में ही एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या बताया गया है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सीजल टेट। आज हम बात करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में, जो कि असम लेजिस्लेचर ने पास किया था। शुरू करते हैं। द असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल एक्ट 1972। हमें इस एक्ट के टाइटल से ही समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। असम में एप्लीकेबल होता है। और कैसे एरियाज़ में? अर्बन एरियाज़ यानी कि टाउन एरियाज़ में एप्लीकेबल होता है। अभी किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं? रेंट कंट्रोल का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। कब पास किया गया था? 1972 में। अभी आगे देखते हैं। द असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल एक्ट 1972। जो इसका जो पहला एक्ट था, फर्स्ट टेम्पोररी लेजिस्लेशन पास इन 1966, जो पहले बनाया गया था 1966 को बनाया गया था, लेकिन वो सिर्फ टेम्पोररी था। वो कितना साल तक चला? 5 साल तक ही फोर्स में रहा। फिर बाद में उसको रिपील कर दिया गया और परमानेंट लेजिस्लेशन बनाया गया था 1972 को, परमानेंटली। फिर आगे देखते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू फिक्स फेयर रेंट, फेयर हाउस रेंट। फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अर्बन हाउस टेनेंट्स, शहरों के टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेंस्ट आर्बिट्ररी इजेक्टमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड। Now the rents are of two types, that is contractual rent and standard rent. But contractual rent is fixed through agreement. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट तैयार किया जाना चाहिए और उस एग्रीमेंट में हर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसी तरीके से एग्रीमेंट में अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि तुम्हें हर महीने इतना पैसा देना होगा, तभी जाके ये हाउस तुम्हें रेंट पे मिलेगा। तो वन रेंट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट एंड द अदर इज स्टैंडर्ड रेंट। जो स्टैंडर्ड रेंट है, यही चीज़ों के बारे में, यही चीज़ के बारे में इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट इक्वल टू फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट ही फेयर रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट जब फिक्स किया जाएगा तो वही फिक्स होने वाले रेंट को हम लोग फेयर रेंट बोलेंगे। और कैसे फिक्स किया जाएगा? दिस स्टैंडर्ड रेंट कैन बी फिक्स्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर एक्ट। दैट मीन्स द असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल एक्ट के माध्यम से ही रेंट फिक्स किया जाता है। अब देखते हैं फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अभी स्टैंडर्ड रेंट को कैसे फिक्स करेंगे? सबसे पहले तो एनुअल रेंट को हम लोगों को तैयार करना पड़ता है। अभी एनुअल रेंट कैसे तैयार करेगा? एनुअल रेंट यानी कि 1 साल का रेंट। अभी एनुअल रेंट को तैयार करने के लिए 7/2 ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस, ये मकान बनाने में कितना खर्च हुआ। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, जहाँ पे मकान बनाए उस लैंड का मार्केट वैल्यू प्रेजेंटली कितना है। फिर टोटल म्यूनसिपल टैक्स, घर का पूरा टोटल म्यूनसिपल टैक्स। फिर बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वही एनुअल रेंट होगा। मतलब एक रूम का एनुअल रेंट वही होगा।
अभी देखते हैं जो अमाउंट निकला है, टोटल अमाउंट 12 से डिवाइड करने से हम लोगों का मंथली रेंट निकल आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करना। अभी देखते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट, कब रेंट बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूस पोजीशन, 5 साल से अगर पोजीशन में रखा हुआ हो तब, एंड एंड ऑफ 5 years ऑफ पोजीशन, जब 5 साल ख़त्म हो जाए तब जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रिवाइज और इंक्रीज रीजनेबल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा रीजन देखते हैं, इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट, एडिशन और अल्टरेशन इज़ प्रिपेयर्ड और मेड। अगर कोई उसमें उस घर में अगर कोई मान लो बाथरूम वगैरह ये सब बना दिया, गार्डन बना दिया या बहुत कुछ बना दिया, बनाने के बाद लेकिन रिपेयर नहीं बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, अगर नई चीज़ बना दिया है तो भी वो अपना रेंट इंक्रीज कर सकता है, लेकिन 7% से ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब देखते हैं प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्री इजेक्शन। प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्री इजेक्शन ये भी एक इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। अभी देखते हैं, वन हु कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 108 में MOP, अभी सेक्शन 108 MOP ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो भी धारा उल्लंघन करता है तब जाके एक टेनेंट लाइबल होता है इजेक्शन के लिए, मतलब उससे उसको घर से निकाला जा सकता है। अभी MOP क्या कहता है? MOP का मतलब ये होता है, अगर कोई भी घर लीज में दिया गया हो, लीजी का यही ड्यूटी होता है कि घर को अच्छी तरीके से मेंटेन किया हो, उस प्रॉपर्टी में कोई हार्म नहीं हुआ हो, और कोई भी मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया हो, जैसे कि मान लो गार्डन, पाइप वगैरह ये सब लगाया गया हो, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय ना करे विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर ये सब उल्लंघन करता है तो फिर उसको इजेक्ट या फिर इविक कर सकता है लैंडलॉर्ड। फिर देखते हैं, इफ टेनेंट क्रिएट्स न्यूसेंस और एनोयंस देन ही शैल बी लायबल फॉर इविक्शन। If the landlord needs the house in bona fide manner to repair the house, to rebuild the house, or to make his occupation for himself, जो अपने के लिए ही मतलब अपने रहने के लिए ही वो रूम मांग रहा हो, तब जाके उसको मतलब लीजी को निकाल सकते हैं। और भी बहुत कॉज हो सकता है निकालने के लिए, लेकिन वो सब कॉज कोर्ट में एक्सेप्ट होना पड़ेगा, तभी जाके टेनेंट को निकाल सकता है। फिर देखते हैं, इफ़ द टेनेंट सबलेट्स के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। सबलेट्स यानी कि टेनेंट के अंदर और एक टेनेंट रखना, और ट्रांसफर्स विदाउट द परमिशन गिवन टू, without the permission of landlord or without given written permission to the landlord. Not paid rent lawfully within 14 days dues, अगर 14 दिन से पहले, मतलब 1 महीना हो गया, उसके 14 दिन से पहले अगर रेंट लॉफुली नहीं देता है तो भी उसको निकालने का, वो लीजी को निकाल सकता है। द लीजी शैल बी लायबल फॉर इजेक्शन। अगेन नंबर 6 लास्ट है, बिल्ड, एक्वायर्ड और अलॉटेड ए सुइटेबल रेसिस्टेंस। अगर मान लो टेनेंट ने कुछ बिल्ड किया, एक्वायर्ड और अलॉटेड ए सुइटेबल रेसिडेंस, फिर उसी जगह पे एक रेसिडेंस बना दिया, अपना ही एक रेसिडेंस बना दिया उस ज़मीन पे विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, देन द टेनेंट शैल बी लायबल फॉर इजेक्शन। ये जो एक्ट है ना, ये मैंने बहुत ही ब्रीफली समझाया आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें और भी प्रोविजंस है, लेकिन ये जो है ना बहुत ब्रीफली इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे फ़िलहाल कमेंट कर दीजिए।
और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।